अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। बाकी इसके पहले भी हम प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपके नए सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग रहेंगे, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में लाटेस्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ग्रामर पोर्शन भी रहेगा और पेडागोजी के 15 लाजवाब क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो आपका कंप्लीट 30 में से 30 की तैयारी चल रही हिंदी में, और सभी को पता है लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और यही टफ हो जाता है। आइए जानते हैं किस प्रकार से जो प्रश्न प्रैक्टिस सेट में सभी लोगों की तैयारी जानते हैं, आप लोग कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी करना बाकी है। प्रश्न है कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खाली स्थान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ये पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। कविता दोहराने, कविता सुनने, कार्य पत्रकों या परस्पर अंतःक्रिया की। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञाता लोग हैं, आप लोग हो सकता है आप लोगों ने पेपर दिया होगा। तो वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक जो बल दिया जाता है वह किस पर है? परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है। व्यापम ने से डी ऑप्शन को सही माना। इसके बाद आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है, सभी को कमेंट करना है, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है एग्जाम को क्वालिफाइड करना, 90+ अंक प्राप्त करना। साथियों, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाषा शिक्षक को श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, इसलिए इस प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के तौर पे, यानी अगर भाषा के शिक्षक अध्यापक हैं तो भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किस लिए माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि खेल क्या करता है? भाषा के विस्तार देता है। क्योंकि खेल किसी एक व्यक्ति का होता नहीं, समूह में खेला जाता है, ग्रुप में खेला जाता है, और ग्रुप में जब खेला जाता है तो अन्य भाषाएं होती हैं, तो भाषाओं का भी आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, या प्रश्नों के उत्तर में सरलता से याद करवाना। अब देखिए, हम अक्सर आपसे बोलते हैं जहाँ पे अवसर शब्द हो वहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, यानी निगेटिव हमें पहचानना है। तो भाषा का विस्तार करना पॉजिटिव होगा, सृजनात्मकता का विकास करना ये भी पॉजिटिव होगा, बच्चों के व्यक्ति के अवसर देना ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, तो याद जो शब्द दे दिया गया ना यहाँ पे, याद करवाना, ये पेडागोजी में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं होगा कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये नहीं होगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या क्या होता है, तो भाषा का विस्तार करना होता है, सृजनात्मकता का विकास करना होता है, और साथ साथ बच्चों के अभिव्यक्ति को अवसर प्रदान करना। तो ये तीनों हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पिछली बार पूछा गया प्रश्न था कि व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? अरस्तू ने, जॉन विलियम्स ने, जॉन कमेनियस ने, या जॉर्ज बैटिम्बेकन ने की बात करते? तो सभी लोग जानते हैं जब भी व्याकरण अनुवाद, देखिए व्याकरण अनुवाद एक ऐसा टॉपिक है, व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है हिंदी पेडागोजी में, एक प्रश्न तो आतना ही व्याकरण से। ठीक है, तो व्याकरण में आगमन निगमन दोनों विधियां इंपॉर्टेंट होती हैं, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। प्रत्येक क्लास और प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की शैक्षणिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम किसने दी है? और कोई नहीं, आपके जॉन कमेनियस ने दी है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न। और इसके साथ साथ जिनको भी हिंदी लैंग्वेज की टॉपर नोट्स चाहिए, जिसमें कंप्लीट आपके ग्रामर पोर्शन रहेगा और हिंदी पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को वहाँ पे कंबाइन किया गया, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जो चीज़ आपको ध्यान देना है, वो पॉइंट्स को इस नोट्स पर दिया गया है और कॉम्बिनेशन किया गया है, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ कंबाइन किए गए हैं, प्रीवियस पेपर भी एक कंबाइन किया गया है। तो जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना हो, इसमें जो मैसेज कर देना है, ठीक है, 9630689598, इसमें व्हाट्सएप करेंगे। टॉपर नोट्स कैसे मिलेगी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
क्योंकि आप लोगों को बेहतर तैयारी हम दे सकें, आप लोग इस बार 101% एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सकें। बाकी सभी क्लासेस, सभी प्रैक्टिस सेट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूट्यूब पर मिल रही हैं। फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा सभी अपडेट पाने के लिए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? अक्सर पहले पूछा जाता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अब क्या पूछा जा रहा है? सबसे कम पूछा जा रहा है। ठीक है, ये थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए किसी विषय पर चर्चा करना ये ज़्यादा हो जाएगा। बच्चों की बातचीत को धैर्य से सुनना ये भी हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर पूछना ये कहीं ना कहीं कम लग रहा है, और अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, तो बच्चों को अगर मौका दे रहे हैं तो ये मौखिक कौशल के लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन प्रश्नों का अगर उत्तर पूछना यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा बाकी अदर अकॉर्डिंग। तो भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है? चर्चा करना, धैर्य, और सबसे बड़ी अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। ठीक है, तो ये आपके चारों हैं, लेकिन सबसे कम बताना था, तो वो चीज़ें आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, इनमें से मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया कौन सी करनी पड़ती है? बोलने की, लिखने की, सुनने की, पढ़ने की? सभी लोग बताइएगा। मनुष्य को आप स्वयं सोचिए, आपको दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया कौन सी करनी पड़ती है? और सभी लोग जानते हैं जो इस क्रिया को करता है वह हमेशा खुशहाल रहता। सुनने की, सुन लीजिए, जो कोई कुछ बोल रहा है सुन लीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन जब बोलने का अगर जिसका अधिक है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सुनना महान में बताया गया है। अगर आप सुन लेते हैं तो वाकई में आप महान इंसान हैं। इस कल्चर की बात करें, इस समय की बात करें जो चल रहा है, तो सुनना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? भाषाई कौशल एक साथ सीखी जाती है, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो ये कई बार पूछा गया है। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को जो है प्रभावित नहीं करते हैं। तो अब आप ये को समझना है कि भाषा कौशल के संदर्भ में जो कथन सत्य नहीं कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, ये गलत है। क्योंकि भाषाई कौशल क्रम से सीखा जाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक साथ नहीं होता। तो भाषाई कौशल एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ये भी सही बात है। और भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये भी सही बात है, प्रभावित नहीं करते। ठीक है, तो भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, ये आपका कथन जो है सत्य दिया गया है। और आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था, पेपर में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकाल साहित्य का सृजन हुआ? बघेली, ब्रजभाषा, अवधी या भोजपुरी? सभी लोग बताइएगा। इनमें से जिस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकाल साहित्य का सृजन हुआ है वह हमारा कौन सा कहलाता है? सभी लोग बताइएगा। ब्रजभाषा, जी हाँ, ब्रजभाषा बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। ये आपके एग्जाम पे पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न साथियों, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का शुद्धलेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं नहीं हैं, क्या नहीं होती हैं? व्यापकता और व्यवहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी, या अव्यवहारिकता और वैधता की बात करते हैं। तो उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, पहले ये जानना जरूरी है। तो व्यापकता और व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी। लेकिन अव्यवहार्यता और वैधता ये आपके उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं नहीं, इसलिए करेंट क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। सभी लोग कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं, सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझना है कि पहली और दूसरी कक्षा में अगर भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य कौन सा नहीं होगा, और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उद्देश्य पूछा जाता है लेकिन अब नहीं दे दिया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए हमें अभ्यास और प्रैक्टिस करना है। तो पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ साथ कला शिक्षा को अगर समेकित किया जाए, जोड़ा जाए, तो ये कौन सा उद्देश्य आपका नहीं होगा?
चित्रों के माध्यम से व्यक्ति का विकास ये हो जाएगा। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों को लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को सम्मिलित करना। तो कहीं दूसरी कक्षा में बच्चा है तो चित्रों के माध्यम से ही सीखेगा बच्चा। बच्चों को आनंद की प्राप्ति होना चाहिए, यानी खुशहाल होकर लिखना चाहिए क्योंकि बच्चा दूसरी कक्षा का है। और बच्चों में रचनात्मकता भी थोड़ा बहुत विकास हो क्योंकि वो चित्रों के माध्यम से सीखेगा, ठीक है, पेंसिल या कलम इधर उधर चलाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना ये थोड़ा भाषा शिक्षण के साथ समेकित का उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि कला शिक्षा को समेकित करना है तो कहीं ना कहीं परिपक्वता लाना, वो भी लेखन में, वो भी कक्षा 2 के बच्चों में, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग लग रहा है। बाकी जो चीज़ें दी गई हैं वो आपकी सही दी गई हैं। कुछ लोग ज़्यादातर गलती करते थे बच्चों के द्वारा आनंद की प्राप्ति। तो दूसरी कक्षा का बच्चा अगर आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा तो बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। और हमेशा शिक्षकों का निर्देश भी दिया जाता है खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, कविता के माध्यम से पढ़ाएं, ठीक है, जिससे बच्चे जो क्या करें आकर्षित हो पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है आदर्श वाचन के पश्चात कौन सा वाचन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। विश्वास वाचन, संज्ञेय वाचन, अनुकरण वाचन या काव्य वाचन। तो सभी लोगों को जानता है आदर्श वाचन मतलब सही चीज़ें प्रक्रिया, मतलब आदर्श वाचन मतलब समझ रहे हैं ना, जो सही शब्द का अर्थ समझ सके। उसके पश्चात कौन सा वाचन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। तो आदर्श वाचन के बाद जो है सबसे जरूरी होता है अनुकरण करना, ठीक है। आदर्श मतलब सही तरीके से बोलना, शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्दों को बोलना, इसके बाद उन शब्दों के अर्थ को अनुकरण करना। तो अनुकरण वाचन इसके बाद जरूरी होता है, आदर्श के बाद अनुकरण। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है। कि सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या कापियाँ भरवाना। तो एक शिक्षक के संदर्भ में भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का जो उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना होता है। सिंपल सी बात, ठीक है, क्योंकि ये रचनात्मकता भी पकड़ बनती है। तो इसलिए बच्चे जो अब गृह कार्य देते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ अपने ज्ञान से भी सीखते हैं, कुछ अपने बुद्धिमत्ता से भी क्वेश्चनों को हल करते हैं और पूछते हैं सर से कि हमने ऐसा किया है, क्या ये सही है। तो रचनात्मकता भी उनमें आती है। अगला भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया। भाषा अर्जन मतलब सीखना, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज, संस्कृति, परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण को प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, या कह सकते हैं कि भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो व्याघात तो नहीं होगा। तो भाषा अर्जन के संबंध में कथन यह है कि समाज, सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया जो है स्वाभाविक होती है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये आपको बताना है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। या प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। देखिए भाषा विकास के संबंध में कि भाषा विकास जो व्यक्ति निरपेक्ष होता है ये गलत होगा, ये कथन सत्य नहीं होगा। क्योंकि भाषा विकास के संबंध में बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। क्या है? व्यक्ति सापेक्ष होता है, ना कि निरपेक्ष। प्रारंभिक भाषाई प्रवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। इनमें से मुहावरा दिया गया है गज भर की छाती होना, इसका क्या अर्थ होगा। झंझट या परेशानी में फंसना, काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना, अत्यधिक हानि पहुंचाना, अत्यधिक साहसी होना। देखिए ग्रामर जो आएगा वह आपके अपठित गद्यांश पद्यांश से शब्दों को लिया जाएगा, लेकिन ग्रामर यही आएगा। शब्द बदलेंगे, कहानी कथन बदलेगा, लेकिन आपका प्रश्न वही रहेंगे। तो यानी मुहावरा पूछा जाएगा। तो गज भर की छाती होना का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक साहसी होना। कहते हैं इसका सीना बहुत बड़ा है। गज भर की छाती मतलब साहसी व्यक्ति है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द महिमा का पर्यायवाची नहीं। हो सकता है आपके गद्यांश पदांश से अलग शब्द से आ जाए तो पर्यायवाची एक आएगा ही। और अक्सर जो है पिछली बार का आया हुआ प्रश्न बता देता हूँ, एक गद्यांश पद्यांश मैंने लिया है और नहीं वाला ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। देखिए महिमा का जो पर्यायवाची होता है, महिमा नहीं महत्ता होना, गौरव होना, प्रताप होना। लेकिन जो लागिमा दिया गया है, लगिमा जो है महिमा का पर्यायवाची नहीं होता।
ठीक है। लघिमा का अर्थ अगर जाने तो लघिमा का अर्थ होता है शरीर को भार रहित करने की क्षमता को लागिमा कहते हैं। कहते हैं ना ये जो लक्ष्मण की रेखा इसको लागना नहीं, मतलब वही लागिमा है। ठीक है। लागिमा एक संस्कृत शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बहुत हल्का हो जाने की क्षमता। ठीक है, तो लागिमा को आपने समझ लिया। इसी प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है विरक्त का विलोम शब्द पहचानना है। विमुख, अनुरक्त, आसक्ति रहित या उदासीन। तो विलोम शब्द आएगा, समझ लीजिएगा। विलोम शब्द को आपको पढ़ना है, समझना है थोड़ा वो सपरित गद्यांश के शब्दों को। तो विलोम में अगर क्या विलोम शब्द विरक्त दिया गया है तो विरक्त का हो जाएगा अनुरक्त। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला निम्नलिखित में मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? अनुपात होता है, नामिक होता है, क्रमिक होता है, क्रमिक एवं अंतराल होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे शिक्षक बंधु सभी लोग जानते हैं आप लोग कि मापन स्तरों में अगर सबसे अच्छा पूछा जाता है वह अनुपात ही होता है। फर्स्ट ऑप्शन ही दें, क्योंकि अनुपात आपको बराबर कर देता है, आपका कितना होगा उसका कितना होगा। ठीक है, सीधा सीधा, क्योंकि दो पक्षों में होता है। अगला भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किसमें होता है? पिछली बार पूछा गया और आपको पता है श्रव्य दृश्य और यह दृश्य शब्द, इसमें से प्रश्न तो आएगा ही आएगा, एक नंबर ये आपका पक्का होना ही है। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके शुद्ध में होगा, लेखन में होगा, शुद्ध पढ़ने में होगा, शुद्ध उच्चारण में होगा, या शुद्ध पढ़ने लिखने दोनों में होगा। तो आपका जवाब क्या है यहाँ पे? भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किसमें होता है? शुद्ध उच्चारण करने में होता है। क्योंकि बच्चा जो है शुद्ध उच्चारण करने में क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध उच्चारण होगा तो बच्चे सुनेंगे, जैसा बच्चा सुनेंगे वैसे बच्चे जानेंगे, उसको समझेंगे। अगला प्रश्न है, क्योंकि अगर आप बच्चे को का कबूतर लिखवाएंगे तो का बच्चे को बढ़ेगा। अगर आप बच्चों को काम में बड़ा का और छोटा माँ बताएंगे तो बच्चा का काम ही रहेगा। अगर आप बच्चे को बड़ा का बड़ा माँ बता देते हैं तो कामा हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे इसको काम ही पढ़ रहे हैं, तो जैसा आप पढ़ाएंगे बच्चे वैसे अनुकरण करेंगे। अगला लोकोक्त दी गई है भाई गति सांप छछूंदर केरी, इसका अर्थ क्या होगा? भाई गति सांप छछूंदर केरी, इसका अर्थ बताना है। बहुत ऊंचा होना या तेज गति वाला, वास्तविकता से अवगत होना, रहस्य की बात दूर से जान लेना, या दुविधा में होना या पढ़ना। तो भाई गति सांप छछूंदर केरी, इसका अर्थ है दुविधा में पड़ी, यानी दुविधा में होना या दुविधा में पढ़ना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह में समास होगा। तो सत्याग्रह में क्या समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययीभाव। सभी लोग बताइएगा, सभी शिक्षक बंधु जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना। देखिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, अर्थात तत्पुरुष समास। के लिए आ रहा है ना इसमें बीच में, तो के लिए क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह, अतः यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द जो दिया गया है क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं होगा? तो क्रिया से बना हुआ विशेषण चालू होगा, कमाऊ होगा, पठित होगा, ये सारे क्रिया से बने हुए विशेषण हैं, लेकिन समझना ये क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो सभी हर प्रकार के ग्रामर क्वेश्चंस के टाइप से आपको बनना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अगला, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहाँ, यहाँ, कल या आज का। तो आप सभी लोग जानते हैं क्रिया से बना हुआ विशेषण इनमें आपका आज और का हो जाएगा। तो आज का ये क्या हो जाएगा? क्रिया से बना हुआ विशेषण कहला जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? काली, बड़ा, ऐसा, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से ऐसा शब्द आपको बताना जो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द हो। ये आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, और साथ ही साथ 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा है, आपका फीडबैक क्या रहा है, सभी को कमेंट करना है। और आपने सोचा कि 5 क्वेश्चन क्यों नहीं, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे गद्यांश से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे, उन्हीं से प्रश्न आएंगे। तो ये आपकी प्रिपरेशन है, तैयारी है, बेतुन करते रहिए। और सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जिनको भी टॉपर नोट चाहिए, व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी लोगों को पता होगा, व्हाट्सएप करेंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा, कैसे किस प्रकार से आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगी, कौन कौन से सब्जेक्ट की प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी का, प्रिपरेशन मजबूत कीजिए और इस बार 101% अपने एग्जाम को फतेह कीजिए। धन्यवाद सभी का।